नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ डेली टारगेट सीरीज के अंतर्गत एसपीडी होमवर्क प्रोग्राम में। आज हमारा डे 8 का टारगेट है। आज का हमारा टॉपिक का जो रहेगा टारगेट में ये है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। ठीक है, ये प्रमुख रिपोर्ट जो है ना बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक जो 2025 के अंतर्गत जो है ना जारी किए गए रिपोर्ट है, सूचकांक है। ठीक है, उसमें अपनी स्थिति देखना है, भारत की स्थिति क्या है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 है। ठीक है, उसमें हम बात कर लेंगे। इसमें आपका जो है ना जो 2024-25 के जो बजट होते हैं, बजट के जो है जो प्रॉपर उस पर वर्क होता है, उसके आधार पर जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का ये लेटेस्ट वाला है। आप ये मान के चलिए कि जो 2025 में जो डेटा आया है सर्वे में, ये पिछले साल के बजट का रहता है, तो वहां से ये चीजें हम देख लेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे 2025-26 का जो केंद्रीय बजट है। ठीक है, ये सभी जो टॉपिक है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बात करें आपका इकोनॉमी से रिलेटेड, करंट इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन जो है ना पूछेगा। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए जाते हैं बजट में बिहार को लेकर के, उस पर भी हमारी चर्चाएं रहेगी। ठीक है, तो हमारा डे 8 का जो टारगेट है ये 4 टॉपिक जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार के स्तर पर किसी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वनडे एग्जामिनेशन, जैसे हम बात करें आपका एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बेहद ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। ठीक है, आप वहां भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है दोस्तों। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि ये पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं। ठीक है, डे 8 के टारगेट को हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है ना बहुत सारे ऐसे जो रिपोर्ट आए हैं, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। तो इसके जारीकर्ता कौन है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के बारे में बात करें तो इसका जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता है केंद्रीय परिवहन एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है या पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो ये देखिए, ये मिला है इंदौर को मिला है, और दूसरा मिला है जबलपुर को। ठीक है, जनसंख्या क्या है? देखिए जनसंख्या 10 लाख से अधिक। ठीक है ना, 10 लाख से अधिक है। इसके साथ साथ तो यहाँ पर बात किया जा रहा है दोस्तों कि 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या में इसका पहला स्थान किसे आया है? इंदौर को आया है। दूसरा स्थान जो है ना जबलपुर को आया है। अगर हम बात करें कि तीसरे स्थान पर कौन है तो तीसरा स्थान भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है तीसरा स्थान। कई बार जो है ना आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है बराबरी। बराबरी कौन सा है? 2 स्तर पर जो है बात करें दोनों का जो है ना बराबरी है। कौन सा? आगरा को याद रखना है, आगरा और किसको? सूरत को, दोनों को बराबर अंक मिले हैं। ठीक है ना, तो ये चीज स्कोर कितना मिला है दोनों को? तो ये स्कोर मिला है दोस्तों दोनों को कितना मिला है आगरा और सूरत को? तो ये मिला है 196 मिला है आउट ऑफ 200 में। ठीक है, तो ये तीसरे स्थान पे बराबरी है दोनों का। ठीक है, आगरा और सूरत का। तो कहने का मतलब ये है कि पहला स्थान 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की अगर हम बात करें तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में ये पहला स्थान पर इंदौर है। ठीक है, दूसरा स्थान पे जो है जबलपुर है, और तीसरे स्थान पर जो है ना आगरा और सूरत है, जो कि बराबरी है दोनों का। ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कि पहला स्थान जो है जनसंख्या जो है 10 लाख से कम वाले में। ठीक है, अब ये जो है ना इसके लिए पहला स्थान किसका है? पहला स्थान जो है वो अमरावती का है। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका है? झांसी का है। लेकिन झांसी के साथ जो है ना मुरादाबाद भी है। ठीक है, मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद है। ये दोनों का स्थान, दोनों जो है ना बराबरी अंक, दोनों बराबर अंक प्राप्त किया है। कितना कितना? तो ये अंक प्राप्त किया है 198.5 आउट ऑफ 200। ठीक है, और तृतीय स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर याद रखना है आपको। इसमें तीसरा स्थान जो है, ठीक है, याद रखिएगा, थर्ड पोजीशन पर कौन है? तो ये है अलवर। अलवर, ठीक है, याद रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों कि पहला स्थान 10 लाख से कम जनसंख्या के मामले में अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर देवास है, और दूसरे स्थान पर जो है ना परवाणु है। अब देखिए परवाणु कहाँ का है? शहर का आपको पता होना चाहिए परवाणु कहाँ का है। ठीक है, तो ये जो है ना इसके बारे में अगर हम बात करें तो परवाणु जो है हिमाचल प्रदेश का शहर है। याद रखिएगा, कई बार जो है ना आपको लगेगा कि ये गलत इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये शहर का नाम याद रखना है, राज्य का नाम याद रखना है कि परवाणु जो है ये हिमाचल प्रदेश का शहर है। ठीक है, और ये 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में जो है ना द्वितीय स्थान, ठीक है, सेकेंड पोजीशन प्राप्त किया है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर बताइए तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये है अंगुल। इसमें जो है ना हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा स्थान, थर्ड पोजीशन किसको आया है? तो अंगुल को आया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के बारे में हमने बात किया। देखिए इतनी जानकारी जो है ना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना प्रश्न पूछे जाने की जो है पॉसिबिलिटीज इसी तरीके से रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की बात करें तो कहा जाता है इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
के द्वारा किया गया, ठीक है, इस सर्वेक्षण का, ठीक है। और ये जो है कितना एडिशन था, तो 9वां एडिशन था। कहा जाता है इसका इस बार का जो थीम था वो था कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें, यानी रिसाइकल की बात किया जाता है, रिसाइकल करना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ कहा जाता है सबसे स्वच्छ जो शहर है वो कौन सा है, इंदौर है। और ये लगातार जो है ना 8वीं बार ये जो है लगातार ये 8वीं बार ये खिताब जीता है सबसे स्वच्छ शहर का। सबसे बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या के मामले में जो है ना किसने जीता है, अहमदाबाद जीता है, याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ गंगानगर कौन है, तो प्रयागराज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड जो है वो सिकंदराबाद है, ये भी खिताब जीता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कहा जाता है बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो पटना है। इसकी रैंकिंग जो है ओवरऑल जो है ना 21वां स्थान है, ठीक है। तो आपका जो है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आपका जो है अगर आप एईडीओ या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि 2023 में बिहार का जो स्थान था ये जो है ना 15वां था, जिसमें 27 राज्यों में, ठीक है ना, 15वां था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 इसका जो जारी करता है वो कौन है, इसका जारी करता जो है वो नीति आयोग है। और ये जारी कब किया गया, 2 अप्रैल 2025 को जारी किया गया। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो राज्य है वो कौन है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और गोवा है, याद रखना है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य, ठीक है ना। अग्रणी राज्य की अगर हम बात करें तो कहा जाता है अग्रणी राज्यों में जो है महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और तेलंगाना है। और आकांक्षी राज्य जो है वो आकांक्षी राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो पंजाब का है, आंध्र प्रदेश का है और पश्चिम बंगाल का है। तो इसके बारे में आपको राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों की नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। देखिए यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है, पहली है ये, ठीक है, पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग की है, ठीक है, ये 2025, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है ना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न बना सकता है कमीशन। कहा जाता है इसे जो है ना 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया, ठीक है। किनके द्वारा जारी किया गया, तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो 16वें वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। अच्छा ये बताइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो है अरविंद पनगड़िया, तो इससे पहले जो अभी जो चल रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए। ऑलरेडी जो है ना हमने पहले ही वीडियो में डे 1 के टारगेट में हम इसके प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस किया था, बात किया था आपसे। इसके जो है ना जवाब आपसे हमें चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। कहा जाता है यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों, जिसमें 28 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर इसको तैयार किया गया है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिए। जिसमें जो है प्रथम स्थान जो है किसको मिला है, उड़ीसा को मिला है, जिसका स्कोर था 67.8, ठीक है। और दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ और तीसरा जो है गोवा है, याद रखना है। और बिहार का स्थान की हम बात करें दोस्तों, बिहार का स्थान जो है ये है 7वां और उत्तर प्रदेश 7वां और मध्य प्रदेश 9वां, ठीक है, याद रखना है। बिहार का भी स्थान जो है ना संयुक्त रूप से जो है दोनों है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और मध्य प्रदेश का स्थान जो है 9वां है, ठीक है। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। और कितने राज्यों का निकाला गया है, तो 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर इसको तैयार किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, ठीक है। और इसको किसने जारी किया है, इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया। वैश्विक है ना, वैश्विक, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल पे ये 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। और विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन नहीं बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं, कहने का मतलब यह है इनका। और गरीब आबादी में से आधे से अधिक जो है ना, यानी आधे से अधिक यानी 584 बिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं, और ये जो है कितना है, तो 23.4 करोड़ जो है ना गरीब रहते हैं दुनिया में। क्योंकि भारत की आबादी जो है ना लगभग 140 करोड़ है, 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ से इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें से जो है ना 23.4 करोड़ गरीब यहाँ पे रहते हैं। ये रिपोर्ट बताता है वैश्विक बहुआयामी जो है ना गरीबी सूचकांक, इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों की छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24, तो इसको जारी करता है, इसका जारी करता कौन है, ठीक है, इसको जारी करता है कौन, फसाई, ठीक है ना, FSSAI फसाई, ठीक है। इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो केरल को मिला है। और इसको स्कोर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 73.75, और दूसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को, याद रखना है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है ना, जो 7 सिस्टर वाला है, उसमें नागालैंड को जो है प्रथम स्थान मिला, और स्कोर कितना मिला है, तो 44.25, ठीक है, याद रखना है। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान किसको मिला है, तो जम्मू एवं कश्मीर को मिला है, और दूसरा मिला है चंडीगढ़ को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिहार का स्थान अगर हम देखें तो बिहार का जो स्थान है ना दोस्तों, ये आपका जो है ना 21वां है, और स्कोर मिला है 36.5, किसमें, तो
छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है ना बिहार का स्थान जो है कि 21वां है और स्कोर है 36.5। ठीक है, ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों कि चौथा सतत विकास लक्ष्य, चौथा जो है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24, इसका जारीकर्ता कौन है? कौन जारी करता है इसको? तो ये जारी करता है नीति आयोग और इसे जारी किया गया 12 जुलाई 2024 को, 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया। और इसमें जो है ना प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान जो है ये केरल को मिला है और उत्तराखंड को, और स्कोर जो है ना कितना है? 79 है, दोनों का इक्वल है। ठीक है, संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर कौन है? तो केरल और उत्तराखंड है। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये चंडीगढ़ है और दूसरा स्थान जो है ना जम्मू कश्मीर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान जो है ना आपको ध्यान रखना है सबसे अंतिम है, कितना? तो इसको स्कोर मिला है 57। ठीक है ना, 57 ध्यान रखना है। चौथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक, ठीक है, 2023-24 के डेटा के अनुसार बिहार का स्थान जो है ना सबसे लास्ट पोजीशन पर है और स्कोर है 57। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 यानी 8वें संस्करण की अगर हम बात करें तो इसको जो जारी करता कौन है? तो ये है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ कहा जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की जो थीम थी वो थी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2023, 2024 और 2025 ये तीनों शहर का जो है आपको थीम पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर फिर से इंदौर और सूरत है संयुक्त रूप से। ठीक है, तीसरा स्वच्छ शहर जो है नवी मुंबई है, पटना का स्थान जो है 77वां था। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है महू छावनी मध्य प्रदेश का, और सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो कहा जाता है 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में पहले नंबर पे आता है सासवड़ जो महाराष्ट्र का है, पाटन जो छत्तीसगढ़ का है और लोनावाला ये आपका मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का है। ठीक है, अब कहा जाता है दोस्तों कि राज्य में सबसे स्वच्छ जो है महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे जो है कहा जाता है मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर में जो है छत्तीसगढ़ है सबसे स्वच्छ। कहा जाता है निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, राजस्थान है, नागालैंड है और बिहार का स्थान है ये है आपका 15वां। ठीक है, तो ये रिपोर्ट करता है, ये किसका करता है? 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हमने ऑलरेडी आपसे बात किया था यहाँ पर अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया था यहीं पे, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की हम बात किए थे। ठीक है, इसमें बिहार की जो स्थिति है इसमें ये कहा जा रहा है कि 2024-23-24 में बिहार का स्थान जो है ना 15वां है 27 राज्यों में। ठीक है, और बिहार का सबसे स्वच्छ शहर जो है पटना है। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी हमने 2024-25 के बारे में बात कर लिया और यहाँ पर हमने बात कर लिया 2023 के बारे में जो कि 8वां संस्करण था। ठीक है, ये अभी 9वां संस्करण अभी जारी किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। कहा जाता है कि दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका भी जारीकर्ता जो है कौन है? नीति आयोग है, जुलाई 2023 में जारी किया गया था। और कहा जाता है सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार था, यहाँ पर भी कितना? तो ये जो है ना 33.76% और इसके बाद झारखंड फिर यूपी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, और सबसे कम गरीब राज्य जो है वो केरल है और 2015-16 से लेकर के 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो गरीबी में जो है ना 32.59 से लेकर के 19.28% की गिरावट देखने को मिला है। और शहरी क्षेत्रों में गरीबी में जो है ना 8.65% से लेकर के 5.27% की गिरावट हुई है। और वर्ष 2015-16 से लेकर के 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47 से लेकर के जो है ना 47 से घट करके 44% हो गया है। तो इसके बारे में जो है हमने जो डिटेल में बात किया है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट, ये रिपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, भारत सरकार के प्रमुख जो रिपोर्ट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ये हमारा है विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2023 से 25। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, रिपोर्ट की बात करेंगे, जारीकर्ता कौन है, कुल देश या शहर शामिल है, शीर्ष शहर कौन सा है और भारत का स्थान क्या है। तो ये जो है ना ये ग्लोबल स्तर पर जो है ना चीजें हैं उसको हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जो है इसको जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक क्षमता संगठन करता है और इसमें कुल जो देश शामिल है ना वो है 139 यानी 139। ठीक है, और शीर्ष देश इसमें कौन सा है? तो ये है स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान जो है ये आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में वो 38वां है स्थान है और 2024 में अगर कंपेयर करें तो 39वां था। तो एक पैदान जो है नीचे खिसक करके आया है भारत। ठीक है, यानी बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 जारी किया गया किसके द्वारा? तो अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD के द्वारा। ठीक है, और इसमें कुल जो है ना 69 कंट्रीज में शामिल है। इसमें स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पे शीर्ष पर है और भारत का स्थान जो है ना वो 63 है। ठीक है ना, यानी 63वें स्थान पर है। 2024 में जो है ना 58वां स्थान था। ठीक है, कहा जाता है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 और ये जारी करता है कौन? तो ये करता है अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्था IMD और इसमें कुल देश और शहर शामिल है 146 और इसमें जो है प्रथम स्थान पर है ज्यूरिख शहर है स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात किया जा रहा है तो ज्यूरिख शहर है पूरे वर्ल्ड का जो सबसे स्मार्ट
सिटी में आता है, ठीक है ना, वो है स्विट्जरलैंड का। और दिल्ली का स्थान जो है ना भारत के स्तर पे 104वें स्थान, और मुंबई जो है ना 106वें स्थान पर आता है। कितने में? 146 कुल मतलब शहर, देश और शहर में से, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है? तो काउंटर पॉइंट रिसर्च जारी करता है, ठीक है। और इसमें जो है प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। और भारत का जो बात करें तो बेंगलुरु को जो स्थान मिलता है वो 26वें स्थान पर है, याद रखना है। कहा जाता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025, और इसको जारी करता है IMD यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान करता है। और इसमें कुल देश और शहर है 67, और इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। और भारत का स्थान जो है ना 41वां है, और 2024 में जो है 39th पोजीशन पर था भारत, ध्यान रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहां से प्रश्न बना सकता है। और इसे जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स करता है। और इसमें कुल देश कितने हैं? तो 199 है, ठीक है। इसमें भी जो है ना सिंगापुर जो पहले स्थान पर है, और इसमें कहा जाता है कि भारत जो है 77वां स्थान पर है, और पहले जो है ये 83वें स्थान पर था, ये 5th पोजीशन पर था भारत, ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। इसे कौन जारी करता है? तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। और इसमें जो है ना अमेरिका जो है पहले स्थान पर है, और भारत जो है ना 3रे स्थान पर है, और 64 यूनिकॉर्न है भारत में फिलहाल अभी, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की बात करता है, और ये जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? तो याद रखना है, ये इंस्टीट्यूट का नाम आपको याद रखना है, ये संस्था का नाम तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस करता है। और यहाँ पर जो है 163 कंट्री या जो है ना शहर जो है शामिल है इसमें। और इसमें पहला स्थान जो है ये है आइसलैंड का, और भारत का पोजीशन है 115वां, और 2024 में भारत का स्थान था 116वां, याद रखना है। कहा जाता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, इसे कौन जारी करता है दोस्तों? तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये आपका जारी करता है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और इसमें कुल जो देश है 118 है, और इसमें जो है पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन है। और भारत का स्थान कितना है? तो 71वां है, ठीक है ना। और 2024 में 63वें स्थान पर था, याद रखना है। देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं कंपेयर करके जरूरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी 71वीं बीपीएससी का अगर आप प्रारंभिक परीक्षा का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ना प्रीवियस डेटा पूछा है, लेटेस्ट वाला नहीं पूछा है, पीछे वाला पूछा है। स्टेटमेंट देखिएगा, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि पीछे वाले क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फैक्ट। अब कहा जाता है यहाँ पे दोस्तों की जो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, WEF के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें कुल जो कंट्री है, कुल जो शहर है वो कौन कितने हैं? तो 148 है। और इसमें आइसलैंड जो है ना प्रथम स्थान पर है। और इसमें अगर हम बात करें भारत का स्थान जो है वो 131 है, और 2024 में जो है भारत का स्थान 129वां था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की हम बात करें, इसको जारी करता कौन है? कौन जारी करता बताइए? तो जर्मन बात जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किया है। और इसमें जो है ना 63+ यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री है वो शामिल है, ठीक है ना। और इसमें डेनमार्क जो है 4थे स्थान पर है, ठीक है, और भारत जो है 10वें स्थान पर है। और कहा जाता है कि भारत 2024 में 8वें स्थान पर था, ठीक है। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2025, और इसे जारी करता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें 193 कंट्री शामिल है। और इसमें कहा जाता है आइसलैंड जो है ना प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान जो है 130वां है। और स्कोर कितना मिला है? तो 0.685, याद रखना है, ठीक है ना। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2025। कहा जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, और इसे जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की संस्था है, ये जारी करता है। और इसमें कुल जो है ना 180 कंट्री शामिल है। इसमें नॉर्वे जो है ना प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान जो है 191वां है, ठीक है, यानी 151 है। और 2024 में जो है ना 159 था, ठीक है, याद रखना है 2024 में। कहा जाता है दोस्तों की वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025, ठीक है, इसमें जो है ना 170 कंट्री है, और भारत का स्थान जो है ना 36वां है। 2022 में जो है ना 48वां था, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आप इंपॉर्टेंट लगा कर रखिए। इसमें जो है ना ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें टोटल जो है ना 147 देश हैं। और इसमें फिनलैंड जो है ना प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 118वां है। 2024 में 126वें स्थान पर था भारत, ठीक है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान जो है अमेरिका का है, और भारत का स्थान जो है ना 4था है, याद रखना है, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया गया। इसमें कुल कंट्री जो है 180 है, और डेनमार्क इसमें पहले नंबर पर है, और भारत जो है 96वें स्थान पर है। 2023 में जारी किया गया था, तब जो है इस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है ना 93 था, अभी 96 है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये ग्लोबल फायर पावर
.com द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसमें जो है कुल जो है 145 देश शामिल है। अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है और भारत चौथे स्थान पर है, 2024 में चौथे नंबर पर था। ठीक है, याद रखना है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 इसे जो है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें कुल जो है 133 देश शामिल हैं। अमेरिका जो है पहले नंबर पर, भारत का स्थान 49वां है और स्कोर मिलता है 53.63। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 जारी किया गया किसके द्वारा? तो विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF के द्वारा, और इसमें जो है कुल जो है 180 देश शामिल हैं और लग्जमबर्ग जो है ना प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान जो है 176वां है और स्कोर मिला है 45.5। ठीक है ना। तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 इसे विश्व वन्य जीव कोष यानी विश्व वन्य जीव यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है और इसमें जो है कुल कितने देश शामिल हैं? 180। लग्जमबर्ग पहले स्थान पर, भारत का जो पोजीशन है वो 176 है। ठीक है। कहा जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 की बात करें तो कहा जाता है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया गया और इसमें जो है ना 142 कंट्री के साथ साथ जो है ना डेनमार्क पहले स्थान पे और भारत का स्थान जो है ना 79th पोजीशन पे है भारत। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की, तो ये जो है ना इसको जारी कौन करता है? तो जर्मन संस्थान है बिलीथ थुंगर हिल्फे। ठीक है, बिलीथ थुंगर हिल्फे। इसमें जो है ना 127 कंट्रीज शामिल हैं और बेलारूस प्रथम स्थान पे और भारत का जो है पोजीशन 105वां है। ठीक है ना, याद रखना है। और स्कोर कितना है? 27.3। ठीक है, याद रखना हंगर इंडेक्स में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कंट्री है 165 और हांगकांग इसमें प्रथम पोजीशन पे है, भारत का स्थान 84 है और 2023 में 87 पोजीशन पे था। एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी की है, ये जारी करता है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 इसमें कुल कंट्री जो है ना ये आपका 26 है और अमेरिका इसमें पहले पोजीशन पे है और भारत का स्थान तीसरा है और 2023 में भारत जो है चौथे स्थान पर था। कहा जाता है एआई तत्परता सूचकांक 2024 और इसमें इसे जारी करता कौन है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, और इसमें कुल कंट्री कितना है? 174। इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान जो है ना 72वां है और स्कोर 0.49 है। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 इसे द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है कुल कंट्री कितने हैं? 146 और वियना ऑस्ट्रिया का शहर है। ठीक है, ये प्रथम स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की बात करें तो येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया और इसमें जो है कुल कंट्री कितने शामिल हैं? 180 और एस्टोनिया जो है पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 176वां है। याद रखना है। कहा जाता है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 इसमें जो है ना ये जो है जारी किया कौन? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया दोस्तों और 119 कंट्रीज में शामिल है और अमेरिका जो है पहले स्थान पर है और भारत का पोजीशन जो है 39th है और 2021 में जो है ना 54th पोजीशन पे भारत था यानी 54वें स्थान पर था। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में जारी किया गया और इसे कौन जारी किया है? पहला देखिए, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 इसे जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इसको जारी किया गया। इसमें टोटल जो है 97 कंट्री शामिल है और इसमें जो है रूस नंबर 1 पे है और भारत जो है 10वें स्थान पर है, स्कोर है 6.13। मानव विकास सूचकांक 2023-24 की बात किया जाए तो ये जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है और 193 कंट्री है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है और भारत का पोजीशन 134वां है, स्कोर 0.644 है। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 193 कंट्री है और फिनलैंड इसमें प्रथम पोजीशन पे है और भारत का स्थान 108वां है और स्कोर है 0.437। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 ऐसे जो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US के द्वारा जारी किया गया है और इसमें टोटल 55 कंट्री शामिल हैं और अमेरिका पहले पोजीशन पर है और भारत का स्थान 42 है और 2023 में 42वें स्थान पर ही था। ठीक है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टोटल जो है 387 कंट्री या शहर या देश शामिल हैं। ठीक है, और इसमें जो है लंदन सबसे धीमा और बेंगलुरु का स्थान जो है 6ठा है, याद रखना है। और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 की बात करें तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। 167 इसमें शहर देश शामिल हैं और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है, अब 41वें स्थान पर भारत है, 2022 में 46वें स्थान पर था। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 की अगर हम बात करें तो प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टोटल जो है ना 64 देश और शहर शामिल हैं और इसमें अमेरिका नंबर 1 पर और भारत का स्थान जो है 49वां है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 की अगर हम बात करें तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया और इसमें जो है टोटल 47 देश शामिल हैं या शहर शामिल हैं और इसमें नीदरलैंड प्रथम पोजीशन पर और भारत जो है 45वें स्थान पर है और
2022 की हम बात करें तो 2022 में भारत जो है 41वें स्थान पर था। तो इस तरीके से देखिए कुछ बहुत ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना, ये आपको ध्यान रखना, कई बार जो है ना आपसे मैच करवा लेगा, एक तरफ आपको रिपोर्ट दे दिया जाए, दूसरी तरफ जो है जारीकर्ता संस्थान है ये दे दिया जाए, ठीक है, और इसमें कहे कि कौन सा सही सुमोलित है, ठीक है। इस तरीके से कमीशन के पास जो है ना बहुत सारे हथकंडे होते हैं क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपोर्ट सूचकांक 2023-24। इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा है वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ये यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट निकल करके सामने आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ना बीपीएससी एईडीओ की ही तैयारी कर रहे हो, इसके आप दरोगा का भी आप तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वहां पर जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज होता है, क्योंकि जो है ना इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में जो है पूरा का पूरा सरकार का एक जो है ना फाइल है, ठीक है, वहां पर जो है ऑथेंटिक डेटा दिया हुआ है, उसी पर जो है आपसे प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं केंद्रीय जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना उसमें बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए दो प्रकार का आपको जो है आर्थिक सर्वेक्षण, अगर आप बिहार के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपको बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे, वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। एक जो है ना केंद्र का होता है जिसे हम केंद्रीय बोलते हैं, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, जो अभी वर्तमान में 2024 और 25 आया हुआ है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कंफ्यूजन ना होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का। इसे जारी कब किया गया, देखिए डेट आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज रहता है, तो इसे जारी किया गया आपका 31 जनवरी 2025 को। किनके द्वारा जारी किया गया, तो निर्मला सीतारमण, जो हमारे कौन है बताइए, कौन है, तो वित्त मंत्री है, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ना प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि हमारे वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, तो वनडे एग्जामिनेशन का इससे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये संसद में पेश किया इन्होंने 31 जनवरी 2025 को, और सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में जो है इसको विभाजित किया गया है, और इसके अंतर्गत जो मुख्य जो बिंदु है उस पर हम बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बात किया जाता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। तो देखिए कहा जाता है ना कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है ना 6.4 रहने की अनुमान है, ठीक है। ये कौन कह रहा है, ये जो है ना ये हमारा कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है केंद्र का, ठीक है ना। कितना रहने का अनुमान है, तो एक फैक्ट यहां से बन जाता है आपके एग्जामिनेशन का, और कहा जाता है कि वैश्विक जीडीपी 2023 में कितना बढ़ी है, तो ये जो है ना 3.3% बढ़ी है, जो अगले 5 वर्षों के लिए जो है ना आईएमएफ के 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ा सा क्या है, अधिक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और कहा जाता है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 के बीच जो है ना रहने का उम्मीद है। तो ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 2026 में जो है ना जीडीपी की जो वृद्धि होगी वो कितना रहने का संभावना है, तो 6.3 से लेकर के कितना रहने का संभावना है, 6.8% रहने की पॉसिबिलिटीज है, संभावना है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करते हैं, जो कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घट करके कितना रह गया है, तो ये 4.9% रह गया है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात किया जा रहा है दोस्तों कि 2024 में आम चुनावों के बाद पूंजीगत व्यय में जो है ना 8.2% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो है ना 7वीं सबसे बड़ी है, ठीक है। किसमें, तो वैश्विक सेवा निर्यात में, यानी सर्विस सेक्टर की बात किया जा रहा है कि सर्विस में जो है ना हम जो निर्यात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जो हम वैश्विक स्तर पर जो निर्यात कर रहे हैं, तो भारत की हिस्सेदारी जो है ना वो कहीं रही है 7वीं सबसे बड़ी रही है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है ये एक स्थिति है, ठीक है, इसके ऊपर आपकी जो है नजर होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि मौद्रिक और वैश्विक क्षेत्र में के जो विकास हुए हैं उसमें हम बात कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि देखिए जो सकल गैर निष्पादित संपत्तियां यानी एनपीए की बाबात किया जा रहा है, एनपीए, ठीक है, 12 साल के निचले पर रहा है, और सकल ऋणों का कितना है, ये 2.6% है, याद रखना है। और 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से 3.6 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई है, और भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और बीमा प्रीमियम में 7.7 की, और पेंशन क्षेत्र में 16% की जो है ना वृद्धि हुई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। हम कहते हैं बाह्य क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसके बारे में बात किया जाता है कि निर्यात में जो है 6% की वृद्धि हुई है। ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 6% की वृद्धि हुई है निर्यात क्षेत्र में, जबकि जो सेवा क्षेत्र में जो है ना 11.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये कह रहा है कौन, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि निर्यात जो हम कर रहे हैं ना उसमें 6% की वृद्धि हुई है, लेकिन जो है ना उसी निर्यात में जो हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं ना कि सेवा क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो हम कहते हैं कि 11.6% की वृद्धि हुई है। और कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत जो है ना पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान पर अपना जो है स्थान रखता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और फाइनेंशियल ईयर 25 में जो एफडीआई आया, ठीक है, एफडीआई आया है, उसके प्रवाह में जो है सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि दर्ज हुई है, और यह 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वर्तमान में भारत का कितना है, तो 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। तो ये कौन कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वे कह रहा है, सर्वे का डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कीमतें और मुद्रास्फीति, कीमतें, ठीक है,
मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की बात किया जा रहा है, यानी महंगाई की बात किया जा रहा है। कहा जाता है कि वैश्विक मुद्रास्फीति यानी वैश्विक महंगाई 2024 में जो है ना 5.7% तक कम हो गई है और वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जो है ना घट करके कितना हो गया है, तो 4.9% हो गया है। ठीक है, सर्वे का कहना ऐसा है। आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार जो है ना फाइनेंशियल ईयर जो है ना 26 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगा, ये अनुमान है। ठीक है ना, हो जाएगा, ये का क्या है, ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपको डेटा याद रखना चाहिए, यहां से प्रश्न बना सकता है कमीशन। ठीक है, मध्य अवधि का दृष्टिकोण क्या है, ठीक है ना, इसमें बात किया जाता है कि देखिए भारत का लक्ष्य जो है 1947 तक जो है विकसित भारत हासिल करने के लिए जो है ना 8% का जो है क्या चाहिए, वृद्धि हासिल करना है। तो ये चीज आपको कोट कर सकते हो, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहां पर आप जो है ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो, या फिर जो है ना कमीशन यहां से ये फैक्ट उठाया पूछ ले कि अगर भारत का लक्ष्य अगर 2047 में विकसित भारत बनाना है तो कितने % वृद्धि हासिल करनी होगी, तो यहां पर कोट कर सकता है 6%, 7%, 8%, 9%। तो आपको पता होना चाहिए कितना, 8% की वृद्धि हासिल करनी होगी। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विकास को सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए जो है ना विनियम पर आपका ध्यान केंद्रित करना होगा और विशेष रूप से किस पे, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यानी एसएमई पर जो है ना विचार करना होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है मध्य अवधि का दृष्टिकोण हमारा ये होना चाहिए। निवेश और बुनियादी ढांचे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात किया जाता है कि 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है और दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की जो है ना वृद्धि देखने को मिला है। तो ये चीज हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों उद्योग का। ठीक है, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो कहा जाता है ना कि वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर जो है ना कितना रहा है, 6.2% रहने का अनुमान है, ये अनुमान रखा गया है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वित्त वर्ष जो है 2025 में औद्योगिक विकास दर जो है कितना है, तो 6.2% रहने का अनुमान रखा गया है। और यही जो हम बात करें 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में जो है ना कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो बताइए 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में जो है ना कौन स्थान पर है, तो 6ठे स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत कोष यानी फंड जैसी पहलों के साथ एमएसएमई क्षेत्र जो है ना क्या हो रहे हैं, जो है क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। उद्योग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सेवा क्षेत्र के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2025 में जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर के कितना हो गया है, तो 55.3% हो गया है। और वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से नवंबर के बीच में जो है बात किया जाता है कि सेवा निर्यात में 12.8% की क्या हुई है, वृद्धि दर्ज हुई है। तो सेवा क्षेत्र के बारे में ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। कृषि और खाद्य प्रबंधन के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान ये देता है। कौन, तो कृषि सकल घरेलू उत्पाद में जो है ना कितना % का योगदान देता है, 16% का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में बात करें तो इसमें जो है ना कितना रहा है, तो 89.37 LMT, ठीक है, लाख, ठीक है, मीट्रिक टन की बात किया जा रहा है, बढ़ने की उम्मीद है खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में। कहा जाता है कि मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है और अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी में क्रमशः जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि, 59 और 77% की वृद्धि, यानी अरहर में 59% और बाजरा में जो है 77% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो कृषि और खाद्य प्रबंधन के रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। जलवायु और पर्यावरण के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का कितना है, तो 46.8% तक पहुंच गया है और 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल शुरू किया गया है। 2030 तक 144 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल, हम बात करेंगे आने वाले समय में जो है ना लाइफ पहल के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो वैश्विक पहल है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो टॉपिक से भटकेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य की वृद्धि हुई है। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र के बारे में बात करें दोस्तों तो कहा जाता है सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर से बढ़ा है और कहा जाता है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यय जो 29% से बढ़कर के 48% हो गया है और आयुष्मान भारत ने 1.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक की बचत किया है। ठीक है, रोजगार और कौशल विकास के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घट करके जो है ना कितना रह गया है, 3.2% रह गया। तो ये डेटा आपको याद रखना चाहिए। अगर आप किसी से डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं बेरोजगारी पे, तो ये सारा डेटा अगर आप वहां पे कोट करेंगे तो वो समझ जाएगा सामने वाला कि ये जो ना नॉलेजेबल पर्सन है और ये इकोनॉमिक सर्वे को गहन अध्ययन करके आया हुआ है। ठीक है, तो ये डेटा आपके पास होना चाहिए। कहा जाता है डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था आपने सुना होगा कि हाल ही में जो है ना अमित शाह जो है पटना गए हुए थे और वहां पर
उन्होंने बात किया कि हमसे पूछा गया कि देखिए जो बिहार में जो है ना उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उनमें से एक चीज था कि देखिए बिहार में जो है ना जो लैंड है ना उसका एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और वो लैंड इस प्रकार का है कि जहां ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है कृषि होती है, तो हमें लैंड के इश्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना आने वाले समय में जो है बिहार को किस बात को लेकर के हब बनाने की बात चल रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने की बात चल रही है, ठीक है। और पता नहीं, ये तो देखिए मंत्री जी का कहना है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये बात बहुत बड़ी बात कही है कि एआई हब हम बनाएंगे बिहार को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में एआई को लेकर के बहुत सारे जो कंपनियां हैं वहां पे जो है इन चीजों को देखेगा, अपना जो प्लांट वगैरह लगाएगा, वहां पे काम करेगा, तो रोजगार मिलेंगे, आईटी सेक्टर वहां पे बूम करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र जो है वो रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और जब सरकार कहती है, बिहार सरकार कह रही है कि अगले 5 साल में जो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ रोजगार हम देंगे, ठीक है। इसमें सरकारी नौकरी भी होगा, स्वरोजगार भी होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना कहीं आपका एक जो है ध्यान आकर्षित करता है कि इससे जो है ना हमें रोजगार वहां पे निकलेगा, ठीक है, अगर एआई हब हम बनेंगे तो, ठीक है। बिहार की बात कर रहे हैं, पिछले 6 वर्षों में ईपीएफओ पेरोल में वृद्धि दुगनी हो गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एआई युग में श्रम यानी रोजगार की बात किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जो है ना श्रम की बात करता है कौन, तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे, केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इसमें जो है ना श्रम रोजगार कैसे मिलेगा। तो कहा जाता है कि भारत की युवा तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है एआई का लाभ उठाने के लिए तैयार है, और एआई के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग जो है ना महत्वपूर्ण है। किसके बीच, सरकार हो, निजी क्षेत्र हो और जो शिक्षाविद हैं, ठीक है ना, उनके बीच में जो है ना आपस में क्या है, सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है ना इकोनॉमिक सर्वे, केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे पे हमने डिटेल में बात कर लिया है। ज्यादा फैक्ट नहीं है, आप इसको एक बार जो है नजर दौड़ा लीजिएगा तो सारे फैक्ट आप रिकॉल कर लोगे आप, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है, ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26, ठीक है। हमने बजट पे बात की, इकोनॉमिक सर्वे पे बात किया जो कि 2024-25 का था, और केंद्रीय बजट जो है ना आने वाले वित्त वर्ष के लिए होता है, तो 2025-26 की बात करेंगे, ठीक है। अब अगले साल जो है ना जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो ये किस नाम से आएगा इकोनॉमिक सर्वे, ये आएगा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, क्योंकि बजट का जो है पूरा का पूरा जो है ना लेखा जोखा रहता है इकोनॉमिक सर्वे में कि हमने इस वित्त वर्ष में क्या काम किया था, ठीक है। और बजट जो होता है अगले साल के लिए जो है ना एक व्यय राशि होता है कि हम किस सेक्टर में कहां पे क्या खर्च करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें होता है, ठीक है। हम बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 की। तो दोस्तों जो केंद्रीय बजट है 2025-26 का, ये जो है ना 1 फरवरी 2025 को जो है किनके द्वारा जारी किया गया, तो ये भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। और ये जो जारी किया गया तो इसमें जो है ना विकास के 4 इंजन को जो है ना रेखांकित किया गया। तो 4 इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो 4 इंजन कौन कौन से हैं, तो वो है कृषि, पहले नंबर पे कृषि, दूसरे नंबर पे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई, और तीसरे नंबर पे निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, और चौथे नंबर पे निर्यात। इसे जो है ना कई बार क्रम से सजाने के लिए बात कर देगा कमीशन, ठीक है ना, कहेगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में 4 इंजन को रेखांकित किया गया है, इसको क्रम से सजाएं, ठीक है, क्रम से सजाएं। यानी अगर पहले नंबर पर दे दिया गया कृषि, दूसरे नंबर पर दे दिया गया निर्यात, तीसरे नंबर पर दे दिया गया एमएसएमई, और चौथे नंबर पर दे दिया गया निवेश, और कूट दे दिया गया, ठीक है, कूट दे दिया गया, और पहले स्थान पे कर दिया गया कौन, बताइए, तो ये कर दिया गया क्रम से सजाना है ना, तो क्रम से सजाना है तो कर दिया पहला, ठीक है, फिर कर दिया गया क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा कर दिया गया बी ऑप्शन में क्या रहे, तो कर दिया गया पहला कॉमन रखेगा, ठीक है, पहला कॉमन रख सकता है, या फिर दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, और सी ऑप्शन दे दे क्या, पहला, तीसरा, फिर कर दे चौथा और दूसरा, ठीक है। अब देखिए डी में क्या कर दे आपका चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, समझ गए ना। तो आपसे जो है ये 4 इंजन के बारे में क्रम आपको याद रखना है, पहले नंबर पे कृषि, दूसरे नंबर पे एमएसएमई, तीसरे नंबर पे निवेश, चौथे नंबर पे निर्यात, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताने का हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि आपसे कमीशन किसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है, पुट कर सकता है, ताकि अगर आप क्रमबद्धता के साथ पढ़ेंगे तो आपसे पूछता है ना कि 4 युद्ध दे दिया गया और कहा जाता है कि इसको क्रमबद्ध जो है ना क्रमबद्ध में सजाएं, ठीक है। तो क्रमबद्ध आपको तभी आएगा जब उसके बारे में प्रॉपर जो है ना आपके पास डेटा होगा, ठीक है। अब कहा जाता है कि केंद्रीय बजट जो है ना 2025-26 का जो थीम था वो क्या था, सबका विकास, सभी का विकास हो, ठीक है। ये 2025-26 का थीम है, ठीक है, विषय है। कहा जाता है कि बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को क्या किया, रेखांकित किया। वो क्या है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जो विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, सबका विकास हो, यानी गरीबी से मुक्ति की बात करता है, ठीक है, 100% अच्छे स्तर की असुली शिक्षा प्रदान हो, इस पे बात किया जाता है। तीसरे नंबर पे बेहतरीन, सस्ती और सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो, और 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार सृजन हो, और आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं का जो है एक्टिविटीज बढ़ाई जाए,
ठीक है, और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, ठीक है, इनको उनका ध्यान रखा जाए। तो ये जो है ना, ये 6 जो है ना सिद्धांत आपको याद होना चाहिए। विकसित भारत के व्यापक जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको रेखांकित किया गया है और ये थीम जो है, ठीक है, ये सबका विकास याद रखना है। अब जो है ना कि अब कहा जाता है ना कि पहला इंजन, देखिए पहला इंजन क्या था, हमने क्या बताया था, पहला इंजन कृषि, पहला इंजन था कृषि। 4 इंजन थे ना, कौन कौन से थे, कृषि था, एमएसएमई था, निवेश था और बताइए निर्यात, ठीक है। पहला कृषि क्षेत्र में क्या करेंगे, हम लेकर के आएंगे एमएसएमई, ठीक है, नए नए युवाओं को जोड़ेंगे, ठीक है, उनसे क्या करेंगे, वहां पे उनसे निवेश करवाएंगे और फिर यहां से निर्यात करेंगे। इस क्रम में आप याद रखिए, ठीक है। क्या करेंगे, लास्ट में निर्यात करेंगे ना, तो लास्ट में तो है, चौथे नंबर पे तो है। तो पहला इंजन की हम बात कर रहे हैं, कौन सा, तो ये हम बात करेंगे कृषि के बारे में। अब कृषि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट योजना शुरू किया गया, उसका नाम क्या है बताइए, उसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। यहां से प्रश्न बना सकता है कमीशन, ठीक है, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। कहा जाता है इसके अंतर्गत जो है ना कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, ठीक है, याद रखना है। इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले, जहां पे जो है उत्पादकता कम है, वैसे 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे जो है 1.7 करोड़ किसान जो है लाभान्वित होंगे। और इसके माध्यम से कहा जाता है दलहनों में आत्मनिर्भरता की बात किया जाता है, ठीक है। यानी सरकार तूर हो गया, उड़द हो गया, मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। 6 वर्षीय अभियान की जो है शुरुआत करेगी। तो दलहन में आत्मनिर्भरता की बात सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा, ठीक है, कहा जाता है कि 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 3 लाख रुपए से बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो यहां से एक फैक्ट ये भी बनता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब कहा जाता है उच्च उपज देने वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन, ठीक है ना, उच्च उपज देने वाले बीजों पर जो है ना राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि अनुसंधान को मजबूत करना और 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो ये चीजें हम बात कर लिए किस पे, कृषि के बारे में, यानी पहला इंजन के बारे में बात कर लिए हैं, ठीक है। पहले इंजन में ही अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया गया है। कहा जाता है कि सतत कृषि को बढ़ावा देने और अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो है ना 5 वर्ष की पहल शुरू किया गया है, ठीक है। कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिहार में मखाना बोर्ड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। कहा जाता है मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी, मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपको ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है मत्स्य विकास, यानी भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा और अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। मत्स्य विकास, ठीक है, फिशरी सेक्टर की बात किया जाता है। इसके साथ साथ बोला जाता है कि असम में यूरिया संयंत्र लगाने की बात चल रही है और वहां पे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। दूसरा जो हमने बात किया था दोस्तों कि दूसरा इंजन जो था वो हमारा क्या था, एमएसएमई था, ठीक है। इसमें हम बात करें तो कहा जाता है कि संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, यानी इसमें कहा जाता है कि निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दुगुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिए। दूसरा इंजन की अगर हम बात करें दोस्तों तो एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई, ठीक है। पहला इंजन कौन था, कृषि, दूसरा इंजन एमएसएमई, याद रखना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया है और कहा गया है देखिए निवेश और कुल कारोबार जो है उसकी सीमाओं को क्रमशः जो है 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिए जो है ना ऋण के अवसर क्या होंगे, बढ़ेंगे, उसमें वृद्धि करने की बात की गई है। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब कहा जाता है इसके बारे में बात किया जाता है कि 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा और वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, क्या है, इसके माध्यम से जो है ना ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है 5 लाख रुपए की और वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड का। एमएसएमई के लिए ऋण कवर, कहा जाता है कि गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से लेकर के बढ़ा करके जो है ना कितना कर दिया गया है, 10 करोड़ रुपया कर दिया गया है। और चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाया गया है और इसमें 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का स्व राजस्व और 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात इसमें अनुमान किया गया है, लगाया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है खिलौना क्षेत्र का विकास किया जाएगा। खिलौना क्षेत्र का कहा जाता है कि क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो खिलौना क्षेत्र का विकास की बात किया जाता है, इसके माध्यम से क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देने की बात किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान,
बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। कहां पे? तो बिहार में। तो ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अभी हमने बात किया था कि बिहार जो है ना वो कहीं ना कहीं कृषि प्रधान राज्य है और वहां पर हमेशा से जो है वो इंडस्ट्री ज्यादा फलेंगे फूलेंगे जो कृषि से संबंधित है। ठीक है, कृषि से संबंधित है वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फलेगा फूलेगा। ठीक है, और इसके लिए जो है ना कहा जाता है, कमीशन हमेशा से प्रश्न पूछता है कि बिहार में किस प्रकार की इंडस्ट्रीज की संभावनाएं अधिक है। तो ये फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अगर लगाया जाए तो उससे जो है ना सरकार और वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसीलिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार में जो है ना स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स की बात किया जाता है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, कहा जाता है कि विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। किसको? तो स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स की ध्यान रखना है। तीसरा जो इंजन है दोस्तों, थर्ड इंजन की बात किया जाए, पहले पे हमने किसकी बात किया है आपको याद रखना है। हमेशा मैं बात कर रहा हूं कि कृषि, दूसरे नंबर पे एमएसएमई, तीसरे नंबर पे निवेश और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे, चौथा इंजन जो रहेगा वो रहेगा कौन सा? निर्यात का। ये क्रमबद्धता आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि यहां से प्रश्न अगर पूछता है कमीशन तो आपका ये बन जाए। ठीक है, अब कहा जा रहा है ना कि देखिए शहरी चुनौती निधि यानी फंड की बात किया जा रहा है। कहा जाता है कि शहरों के विकास केंद्र के रूप में विकसित करने और शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और जल और स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन कहा जाता है कि कुल बजट परिव्यय को बढ़ा करके जो ना कितना कर दिया गया है? 67,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इस मिशन की अवधि वर्ष 2018 तक क्या 28 तक क्या कर दिया गया है? बढ़ा दी गई है। तो जल जीवन मिशन के बारे में आपको कुछ डेटा आपको याद होना चाहिए। इसकी जो है परिव्यय जो है बजट, कुल बजट परिव्यय जो है क्या कितना कर दिया गया है? 67,000 करोड़ रुपया। और इसके जो है इस मिशन की अवधि बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 2028 तक कर दिया गया है। इस मिशन से 15 करोड़ परिवार जो है ना लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। समुद्री विकास निधि, और इसमें कहा जाता है 25,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। सरकार द्वारा 49% योगदान रहेगा। जहाज रानी निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन करता है। ठीक है ना, याद रखना है। आईआईटी का विस्तार किया जाएगा और 6500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा और भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ाया जाएगा इसके माध्यम से आईआईटी का। ठीक है ना, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का विस्तार, यानी बहुत सारे जो है उसमें नए संस्थान खोलने की बात किया जा रहा है या फिर उसकी जो सीट जो है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, पीएम रिसर्च फेलोशिप, याद रखना है, फेलोशिप की बात किया जा रहा है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में उन्नत अनुसंधान के लिए जो है ना 10,000 फेलोशिप जो है ना शुरू किए जाएंगे, याद रखना है। डे केयर कैंसर सेंटर की बात किया जाता है। कहा जाता है कि अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में इसको स्थापित किया जाएगा और वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की जो है ना किफायती जो है ना उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तो ये डे केयर सेंटर का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू किया जाएगा। कहा जाता है कि स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का संचालन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जो है ना एक एसएमआर जो है ना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहां लगाया जाएगा, बिहार के किस शहर में किस जिले में लगाए जाने की बात किया गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना की बात किया गया है, उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना। ठीक है, क्षेत्रीय संपर्क की बात किया जा रहा है, उड़ान योजना। कहा जाता है कि संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य होगा अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, इसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है, और कहा जाता है कि साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा में जो है ना ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। देखिए बिहार के एग्जामिनेशन अगर आप यही वीडियो दे रहे हैं तो वहां पर जो है ना बजट में अगर कोई बातें की गई है तो उसको जो है ना आपकी निगाह होनी चाहिए। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि देखिए ये भी जो है ना बजट बिहार के बारे में बात किया जाता है कि पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। तो मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो इसके बारे में भी चर्चा किया गया बिहार को लेकर के, तो ये आपको ध्यान रखना है। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश भर के
50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत इसको डेवलप किया जाना है। ठीक है, इसको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ बात किया जाता है जो चौथा इंजन है वो है निर्यात का। ठीक है, फिर से आपको ध्यान रखना है 4 इंजन तो क्रमबद्धता आपको पता होना चाहिए, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो हम चौथे इंजन पे पहुंच चुके हैं, निर्यात पे। अब कहा जाता है ना कि निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया गया है, इसको जो है इसको लेकर के इसकी बात की गई है। तो कहा जाता है कि क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। याद रखना है, संयुक्त रूप से निर्यात संवर्धन मिशन को शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जो है संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बीटीएन यानी भारत ट्रेड नेट, ठीक है, भारत ट्रेड नेट की बात किया जाता है। कहा जाता है कि देखिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा फैसिलिटी प्रदान करेगा। बीटीएन भारत ट्रेड नेट के बारे में जानकारी इतनी होनी चाहिए। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी हेतु राष्ट्रीय ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाता है कि उभरते हुए जो द्वितीय श्रेणी के शहर हैं यानी टीयर 2 जो सिटीज हैं उसकी आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए जो है ना नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। याद रखना है। और एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा की बात किया जाता है और उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा। याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने कुछ चीजें थी, इसमें हमने 4 इंजन के बारे में बात कर लिया है। इसके साथ साथ जो है ना कुछ और भी डेटा है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बजट अनुमान की बात करें तो बजट अनुमान पे हम यहाँ पे आपको रोके थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बजट अनुमान देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अनुमानित है 2023-24 की बात किया जा रहा है, ये वास्तविक अब हो गया है 2024 बजट अनुमान। ठीक है, और 2024-25 संशोधित अनुमान और 2025-26 फिर से बजट अनुमान है। ठीक है, तो आप देखिए फिर से जो है ना बजट अनुमान 2025-26 है ना उसको संशोधित भी किया जाएगा आगे आने वाले समय में, तो ध्यान रखना है। देखिए कहा जाता है रुपया जो है ना यहाँ पे करोड़ में सारी चीजें दी गई है। तो राजस्व प्राप्तियां कितनी होगी? तो देखिए इसमें ये चीजें बताई गई है कि 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां क्या होगी। तो ये देखिए प्राप्तियां होती है, प्राप्तियों में पहला हो जाता है आपका राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, पहला राजस्व, दूसरा पूंजीगत, यानी कुल प्राप्तियां कितनी होगी? तो देख लीजिए यहाँ पे 44,43,447, दोनों को अगर आप काउंट करेंगे ना तो ये चीज आ जाएगा, यहाँ से आप जोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा है अगर हम बात करें कि 2024-25 यहाँ पे हम ये वास्तविक है 2024-25 बजट अनुमान में अगर हम बात करें तो देखिए कुल प्राप्तियां कितनी थी? तो 48,20,512 और इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका यहाँ से निकल करके सामने आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि संशोधित अनुमान कितना किया गया तो संशोधित करके इसको जो क्या कर दिया गया, देखिए 47,16,487, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका निकल करके सामने आ जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं 2025-26 का जो अनुमान लगाया गया वो कितना है? तो अनुमान है 50,65,345। ठीक है, 50,65,345 और यहां से अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका ये बजट अनुमान जो है ना लग जाएगा, निकल जाएगा कुल प्राप्तियों का। और अगर हम बात करें कुल व्यय का तो इसमें भी जो है ना व्यय के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्यय कितना खर्च किया कितना जाएगा? देखिए 2000 कुल प्राप्तियां, कुल व्यय भी सेम है। ठीक है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है जो हमारा कुल प्राप्तियां था। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? तो 12,53,111 जो कि 2023-24 की बात करता है, जो वास्तविक है। 2024-25 बजट अनुमान जो था उसमें 15,01,889 था और संशोधित अनुमान 2024-25 का बात करें तो 13,18,320 है। और 2025-26 का बजट अनुमान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये कितना है? तो ये है 50,65,000, ठीक है, 345, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राजस्व घाटा की। राजस्व घाटा की बात करते हैं तो आपका जो है 2023-24 में 7,65,216 करोड़ रुपया। ठीक है ना, अब लाख में तो जो है ना अब जब करोड़ लग जाता है तब समझ आता है इतना बड़ा रकम है। अब जो है यहाँ पर हम बात करते हैं जो अनुमान लगाया गया था 2024-25 में ये था 5,80,201 करोड़ रुपया और संशोधित किया गया तो इसमें जो है आकर के 6,10,98 लाख करोड़ रुपया था। लेकिन जो है ना कि अगर हम बात करें यहाँ पे 2025-26 में जो है ना जो अनुमान लगाया गया है बजट में कि हम इतना राजस्व घाटा हमारा होगा तो इसमें जो है 5,23,846 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, याद रखना है। प्रभावी राजस्व घाटा, ये राजस्व घाटा था। प्रभावी राजस्व घाटा कितना होगा? देखिए तो ये होगा आपका 4,61,300 और अगर हम बात करें बजट अनुमान 2024-25 ये तो 23 का था, 23-24 का, और ये था 24-25 का बजट अनुमान ये था 1,89,423 और संशोधित करके 3,10,207 कर दिया गया। और अगर हम बात करें 2025-26 का बजट अनुमान जो है उसमें जो है प्रभावी राजस्व घाटा का बात किया गया है 96,654। ठीक है, 96,654 करोड़ रुपया, याद रखना है। राजकोषीय घाटा की हम बात करें तो ये जो है ना यहाँ पर देखिए बढ़ करके कितना हो गया? ठीक है,
2023-24 में वास्तविक है ये 16,54,643। और अगर हम बात करें जो 2024 में अनुमान लगाया गया था तो 16,13,312 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करें संशोधित अनुमान हो गया कितना, तो 15,69,527 करोड़ रुपया, ठीक है। और 2025-26 में जो अनुमान लगाया गया है ये 15,68,936 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। प्राथमिक घाटा की बात किया जा रहा है तो ये प्राथमिक घाटा जो कि 2023-24 वास्तविक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और 2024 में बजट अनुमान के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें प्राथमिक घाटा ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको संशोधित अनुमान 2025-24 का वो ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 2025-26 का जो अनुमान लगाया गया है ये 2,92,558 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये अनुमान है, बजट अनुमान है 2025-26 का, ये आपको ध्यान रखना है। अब कहा जा रहा है दोस्तों कि देखिए केंद्रीय जो बजट है, ठीक है, 2025-26 का, तो हम देखेंगे ना कि रुपया कहां से आएगा सरकार के पास, किसके पास, सरकार के पास, और रुपया कहां जाएगा, ठीक है। रुपया कहां से आता है और कहां जाता है, इसका क्रमबद्ध अध्ययन आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको पता चलना चाहिए कि सरकार के पैसे किस सेक्टर से, किस क्षेत्र से ज्यादा आएगा और सरकार किस चीजों पे ज्यादा काम कर रही है, किस चीजों पर जो है ना सबसे ज्यादा पैसा लगा रही है। और इसमें जो है ना यहाँ पे आपको पैसा दिया गया है, पैसा, क्योंकि रुपया नहीं पैसा की बात किया जाता है। यानी आपका जो है टोटल जो है रुपया रहेगा कितना, जो उसका जो अंश रहेगा वो 100 रहेगा, ठीक है। 100 पैसा की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और इस पे जो है ना इस तरीके से आपकी बात करनी है। और देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए उधार, हम सबसे पहले क्या करें, रुपया आएगा कहां से, आना, ठीक है, कहां से आता है और कहां जाता है, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 100 पैसा है हमारे पास, ठीक है, सरकार के पास, ठीक है। अब आएगा कहां से, देखिए आएगा कहां से, ठीक है। तो ये देखिए कहां से आएगा, तो उधार और अन्य देयता के माध्यम से कितना आएगा, 24 पैसा आएगा, ठीक है। जिसमें जो है ना, अब देखिए निगम कर बताइए, निगम कर से 17 पैसा आएंगे, आयकर से यानी इनकम टैक्स से कितना आएगा, 22 पैसा आएगा, और सीमा शुल्क से आएगा 4 पैसा, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितना आएगा, 5 पैसा आएगा, और जीएसटी और अन्य कर से जो है ना 18 पैसे आएंगे सरकार के पास, और कर भिन्न प्राप्तियां जो होंगे वो 9 पैसा होगा, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां होगा वो 1 पैसा होगा। अगर आप सबको काउंट करेंगे ना तो ये 100 पैसा होगा, समझे। देखिए पैसा सरकार कहां पे लगाएगा, कहां देगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि केंद्रीय प्रायोजित योजना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्कीम चलाती है गवर्नमेंट, जैसे हमने बात किया कृषि धन्य धान योजना, तो उसमें जो बजट खर्च करेगी ना सरकार, वो कुल पैसे का कितना खर्च करेगी, तो 8 पैसा जो है ना वहां पे खर्च करेगी, यानी 8%, ठीक है ना, 8%, समझ रहे हैं ना, यानी 8 पैसे, यानी 100 पैसे का, 100 पैसे में से 8 पैसे वहां पे खर्च कर रही है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्र प्रायोजित होता है और केंद्रीय क्षेत्र की योजना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो होती है उस पर 16 पैसा खर्च करेगी, और ब्याज की अदायगी बहुत सारी सरकार जो है ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं से कर तो लेती है ना, ठीक है, वो भी कर्ज लेती है, तो वो जो है ना टैक्स के रूप जो है ना वो इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, वो अदायगी करेगी 20 पैसे का, 100 पैसे में से। और रक्षा यानी डिफेंस पे काम करेगी, वहां पे खर्च कितना करेगा, तो 8 पैसा खर्च करेगा, और आर्थिक सहायता के लिए 6 पैसे खर्च करेगा, और वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए जो है ना 8 पैसे खर्च करेगा। करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा रहेगा, राज्यों का हिस्सा रहेगा, वो उस पर कितना खर्च करेगा, तो 22 पैसा खर्च करेगा, ठीक है। और पेंशन पे कितना खर्च करेगी, तो ये 4 पैसा खर्च करेगी, और अन्य व्यय जो होगा वो 8 पैसे होंगे। अगर आप इन सभी को काउंट करेंगे तो 100 पैसा आ जाएगा इन सभी को। तो यानी पैसा कहां से आता है सरकार का और कहां जाता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसका जो है वैल्यू में प्रॉपर जो है वहां पर लिख करके बताया जाए डिजिट में कि करोड़ रुपया होगा इतना, तो वो चीज ध्यान नहीं रखना है। हम जो है ना कि एक अनुमान लगाते हैं कि 100 पैसा है, 100 पैसा में जो है ना उस बास्केट से इतना इतना हम इस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, देखिए अब देखिए यहाँ पर डिटेल में है। अब कुल जो बजट है वो कितने का है बताइए, तो कुल जो बजट है ये 50,65,345 करोड़ रुपए का है, ठीक है। 2025-26 के लिए बजट अनुमान जो है ना रुपये में। अब देखिए हमने बात किया था ब्याज के लेकर के, ठीक है, परिवहन पे कितना खर्च होगा, रक्षा पे कितना खर्च होगा, प्रमुख सब्सिडी को लेकर के सरकार कितना खर्च करेगा, पेंशन को लेकर के क्या सरकार काम करेगा, ग्रामीण विकास को लेकर के काम क्या करेगा, गृह या संघ क्षेत्र सहित जो कितना खर्च करेगा, कर प्रशासन को लेकर के क्या खर्च किया जाएगा, कृषि और संबंधित कार्यकलाप के लिए क्या खर्च करेगी सरकार, शिक्षा क्षेत्र में कितना खर्च करेगी सरकार, स्वास्थ्य को लेकर के कितना खर्च, देखिए स्वास्थ्य जो है ना कम है, ठीक है ना। अब शहरी विकास को लेकर के खर्च, आईटी और दूरसंचार को लेकर के खर्च, ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए खर्च, वाणिज्य और उद्योग के लेकर के खर्च, ये सारे जो है ना करोड़ में है। वित्त को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के खर्च है, सामाजिक कल्याण पे खर्च सरकार कितना कर रही है, वैज्ञानिक विभाग पे काम कितना कर रही है, उस पर कितना खर्च है, विदेश मामले पर कितना खर्च कर रही है, पूर्वोत्तर का विकास करने के लिए खर्च कितना कर रहा है, अन्य जो है खर्च कितना होगा। तो ओवरऑल जो है केंद्र सरकार खर्च
कैसे करेगा, कहां पर करेगा, उसका जो एक डेटा है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये क्रम है कि सबसे ज्यादा किस पे खर्च करेगा, तो सबसे ज्यादा सरकार इंटरेस्ट देने में यानी ब्याज अदायगी में करेगा, ठीक है। दूसरे स्थान पे पर्यावरण है, परिवहन है, सॉरी, तीसरे नंबर पे आपका डिफेंस पे है, ठीक है। और इसके साथ साथ शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात किया जाता है कि नई कर व्यवस्था में जो है ना संशोधित टैक्स संरचना क्या है, ये हमें देख लेना है, ठीक है। अब कहा जाता है कि देखिए 0 से 4 लाख रुपए तक का है तो उसमें जो है कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 4 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक का अगर आपका इनकम है तो उसमें आपका 5% का टैक्स लगेगा। और 8 लाख से 12 लाख के स्लैब में अगर आप आते हैं तो आपको 10% का आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स आपको देने पड़ेंगे। ये व्यवस्था किया गया है। 12 से 16 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, वार्षिक इनकम है, तो आपको 15% आपको देने पड़ेंगे। और 16 से 20 लाख रुपए तक का आपका जो है इनकम है उसमें 20% आपको देने पड़ेंगे। और 20 से 24 लाख रुपए तक की आपका इनकम है इसमें 25% का आपको जो है ना सरकार को टैक्स देंगे और 75% आप खुद रखेंगे, ठीक है। और 25-24 लाख से अधिक आपका इनकम है तो उसमें 30% का आपका जो है क्या होगा, आपका सरकार को टैक्स आपको देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल जो है ना नई कर व्यवस्था के बारे में आपका जो है ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए थी। कुछ डेटा और है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि घाटे की प्रवृत्तियां यानी जीडीपी का प्रतिशत, कहा जाता है कि राजकोषीय घाटा की बात किया जाता है, ये जो है 15.69 लाख करोड़ रुपया है, जो जीडीपी का जो है 4.4%। ये ऑलरेडी हमने जो है ना बात कर लिया है, इस पे डिस्कशन के दौरान हमने किया था। राजस्व घाटा जो है वो देख लेना है कि कितना है, तो ये 5.24 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का 1.15% है। याद रखना है राजस्व घाटा कितना है जीडीपी का, तो 1.5%। प्राथमिक घाटा की बात किया जाता है कि 2.93 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का 0.8% है। और प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो 0.97 लाख करोड़ है, वो जीडीपी का कितना है, 0.3% है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है ना आज हमारे पास जो है ना 4 टॉपिक थे इंपॉर्टेंट। पहला जो टॉपिक था यानी हम बात करें केंद्रीय बजट हमने आज कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे हमने 2024-25 कंप्लीट कर लिया, इसके साथ साथ हमने विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक हमने कंप्लीट कर लिया। और एक बेहद इंपॉर्टेंट भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें हमने एक नजर दौड़ाया कि क्या है स्थिति, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डे 8 का जो है ना हमने टारगेट को अचीव कर लिया है। और आने वाले जो समय है, आने वाला जो आपको जैसे कि एक वीडियो में हमने बताया था कि जो एलडीओ का जो एग्जामिनेशन है ना, एलडीओ का जो एग्जामिनेशन है, प्रारंभिक परीक्षा जो है ये जनवरी 2026 में प्रस्तावित है, ठीक है, संभावित है। तो ये चीज आपको ध्यान रख करके तैयारी करनी है, ठीक है। तनाव नहीं लेना है, बहुत अच्छा आराम से पढ़ाई करना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। केवल आप विश्वास के साथ जुड़े रहिए। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था हमारे कारण, उसको लेकर के सॉरी, बट ये है कि आपको ये क्रमबद्धता के साथ आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। तो जो भी भाई बंधु जो जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से और ये वीडियो को लेकर के प्रॉपर प्रयासरत हैं, तो बिल्कुल आपको हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई आपको कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजें आपको मिलेगा, ठीक है। आपको जो हमने वादा किया है वो सारी चीजें आपको मिल जाएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जुड़े रहिए करंट अफेयर्स के लेकर के। और लूसेंट हम जल्द ही उसका लेक्चर आपको शुरू, क्योंकि हमें भी जो है ना एक संभावित समय चाहिए था कि कब एग्जामिनेशन होना है, उसी के हिसाब से हम आपका टारगेट भी बनाए, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया है कि जनवरी 2026 में एग्जामिनेशन होगा और हमारे पास जो है ना 3 मंथ का प्रॉपर जो है ना समय है और ये 3 महीने का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो का लिंक, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।